हाय एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की। तो भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के अंदर मैं आपको एक इस तरीके से करवाने वाला हूँ कि आपके दिमाग में बैठा कर ही मानूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए भाई मैं आपको बता दूं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हमारा चल रहा है, जिसके अंदर मैट्रिक्स इन टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में कवर अप कर चुका हूँ। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपसे मैं बात करूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस करते कैसे हैं, कई बच्चों को क्या लगता है सर मल्टीप्लाई में है क्या। भाई मैट्रिक्स है 5 4 2 लिखा है, यहाँ पे 3 2 6 लिखा है, कर दो मल्टीप्लाई। 5 को 3 से, 4 को 2 से, 6 को 2 से। ना 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 भाई, बिल्कुल गलत है। तरीका क्या होता है वो तरीका समझते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऐसे लिखते हो, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है भाई। ओके, अब अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, जो पहली मैट्रिक्स है उसे हम प्री मैट्रिक्स बोलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जो बाद वाली मैट्रिक्स होगी उसे हम पोस्ट मैट्रिक्स बोलेंगे। हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। अच्छा, और ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, जो आपको कहना हो आप कह सकते हो। अब बात आती है कि जो रिजल्ट यानी आउटपुट आया ये कैसे बनेगा। देखो भाई, प्री मैट्रिसेस हमने बोला ए है, ओके, इसके ऑर्डर m इंटू एन होंगे, ऐसा मैंने मान लिया। वहीं दूसरी मैट्रिक्स b जो कि पोस्ट मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर p इंटू क्यू होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी a इंटू बी, उसके ऑर्डर क्या होंगे ये हमें समझना है। इसके लिए हमारे पास रूल है। क्या रूल है भाई? सबसे पहला रूल ये है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब इस वाले का, यहाँ कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं आपके लिए, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, जब इस वाले मैट्रिक्स की कॉलम इस वाली मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो जाए, यानी n इक्वल टू p के हो जाए, तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, वरना ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आपस में नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करती हैं? जब n जो है वो p के बराबर हो जाए, ठीक है। फिर सर ये m और p q का क्या रोल है? यही आपकी न्यू मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे, यानी जो रिजल्ट आया आपका, ये रिजल्ट यानी आउटपुट आया है, उसके ऑर्डर होंगे m इंटू क्यू। ये बात आपको समझनी है, यानी न्यू मैट्रिसेस ऑर्डर इज इक्वल टू m इंटू क्यू। तो बेसिकली बात ये है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलती है, उसके अंदर रो आपको पहली मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है और कॉलम आपको दूसरी मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है। अब ये वर्क कैसे करता है आइए सीखते हैं। देखो भाई, एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा 5 4 2 1 माइनस का 3 और 2, ठीक है। इसके ऑर्डर देखो क्या है सर, 3 रो 2 कॉलम है। अब देखो 1 2 4 5, ठीक है। मैंने पूछा क्या ये मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या कहोगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। इसके ऑर्डर थे 3 इंटू 2, ओके। इसके ऑर्डर थे 2 इंटू 2। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 2 और 2 सेम हो गया, बिल्कुल सर। तो जो नई मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं वो 3 इंटू 2 होंगे। अब यहीं से सारी कहानी होती है स्टार्ट। देखो भाई, आपको पता है 3 रो आने वाली हैं, साथ ही 2 कॉलम आने वाली हैं, ये भी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे 3 आया है और यहाँ से 2 कॉलम आई है। अब ये बनते कैसे हैं? देखो भाई, मुझे पता है कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट मेरे पास आएंगे। अब इन एलिमेंटों को 1 बाय 1 समझो। जैसे ये पहला एलिमेंट है तो आप इसको बोलते हो 1 1, इसको आप बोलोगे 1 2, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। फिर आप बोलोगे 2 1। आपको लगेगा सर ये एक तो आसान सी चीज़ें हमें आती है, बस थोड़ा सा सुन लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि मैं आपसे बोल रहा हूं A11 बताओ, तो A11 कैसे बताओगे आप? तो इसको ही समझना है। A11 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम। तो मैंने आपको क्या कहा था, रो आपको पहली मैट्रिक्स देगी, कॉलम आपको दूसरी मैट्रिक्स देगी। तो आपको पहली रो उठानी है और पहला कॉलम उठाना है, बात खत्म, ठीक है। पहली रो और पहला कॉलम उठा लिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। 5 को इस वाले 1 से कर लो और 1 को इस वाले 2 से कर लो। तो देखो 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2, इस तरीके से लिख दो। अब समझते चलना। अब जैसे ही आप 1 2 पे आए तो ये पहली रो और दूसरा कॉलम है ना, तो रो तो यही रहेगी क्योंकि रो तो यहीं से मिलती है। कॉलम अब ये वाली कंसिडर करोगे आप, सेकंड कॉलम, ठीक है। सुनते जाइएगा।
दिमाग में इस बात को फिक्स कर लो कि कॉलम हमेशा पोस्ट मैट्रिक्स देगी और रो हमेशा पहली वाली मैट्रिक्स यानी प्री मैट्रिक्स देगी। अब फिर से 5 1 को 4 और 5 से करना है, तो 5 चौक 20 और 1 को कर दो 5 से, प्लस का 5 आ गया। अब सिमिलरली जब आप नीचे वाली में आओगे 2 और 1 पे, तो इसका क्या मतलब है सर, A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। आप बताओ अब कौन सी रो आने चाहिए, सोचो जल्दी से फटाफट। सर सोचना क्या, सामने दिखाई दे रहा है वही रो आएगी, बिल्कुल, क्योंकि रो आपको किस मैट्रिक्स से मिल रही है सर, पहली मैट्रिक्स से। तो अब ये वाली रो कंसीडर होगी। अब कॉलम एक एक करके, ये कॉलम अगर आती है तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम उठा लो, अब 4 चौके 16 और 3 पंजे 15, ठीक है भाई, हो गया। अब जब आप 3 1 को उठाओगे तो अब रो नंबर 3 आ जाएगी और कॉलम फर्स्ट आएगी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो 2 को आप उठाओ 1 के साथ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंगली अगर इसका पहला एलिमेंट तो यहाँ वाली कॉलम से भी पहला एलिमेंट, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है भाई। अब देखो इधर, फिर आपका फिर से थर्ड रो तो चल ही रही है। अब कॉलम कौन सी है, ये सेकंड वाली, तो अब ये कॉलम आ जाएगी। तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, सिंपली अपनी वैल्यूज़ बन गई। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हो। 5 और 2 7, 4 माइनस 6 माइनस 2 और ये 6 हो गया, ये 25 हो गया, ये 1 हो गया और ये 18 हो गया। सिंपली अपनी मैट्रिक्स बन गई 3 रो 2 कॉलम की, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, आ जाओ देखो। 1 2 3, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया 4 5 6, ठीक है। सिंपल मैट्रिक्स है, ध्यान देना। इसमें सर एक ही रो है और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो और एक ही कॉलम है। तो आप देखो 3 और 3 सेम है, हाँ या ना। तो 1 और 1 बचा, इसका मतलब सर सिर्फ एक रो और एक ही कॉलम आने वाली है। तो आपको भी पता है उस एलिमेंट को 1 1 बोला जाएगा, यानी पहली रो पहला कॉलम, ये 7 सा कुछ बनता है। देखो यहाँ से रो मिलती है, यहाँ से कॉलम मिलता है, तो 7 सा बन जाता है ना भाई। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से रो मिल गई, यहाँ से कॉलम मिल गया, बस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। आ जाओ देखो इधर, तो आप 1 को किससे करोगे सर, 4 से, 2 को किससे करोगे 5 से, और 3 को 6 से, 18 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ईजिली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 1 × 1 की मैट्रिक्स बन गई। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और समझते हैं, देखते चलो, बस आपको है सीखना, सीखते ही हमारे पास चीज़ें आती हैं। 3 2 1 0 1 3 माइनस 1 2 और 4, ठीक है। 1 2 4 8 9 1, 8 छोड़ो 2 लिख दो, -1 0 0। अब ये 3 ऑर्डर 3 है, ये भी 3 ऑर्डर 3 है, तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लाई यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये सेम हो गई, बिल्कुल। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके ऑर्डर भी क्या होंगे, 3 ही होंगे। तो बच्चा पता है क्या बोलता है इसमें मुझे आके, सर जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो क्या नई मैट्रिक्स के भी ऑर्डर सेम होंगे? भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लो 2 × 3 की मैट्रिक्स हुई, ठीक है, और अगली भी 2 × 3 की हुई, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते, क्योंकि 3 और 2 अलग अलग है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस में, किसके केसेस में, स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस में अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई का ऑर्डर भी सेम ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर बनेंगे वो 3 × 3 बनेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, आ जाओ देखो भाई। थोड़ा मैं ज़्यादा बड़ा बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूँ। अब अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूँ तो ये 1 1 होता है, बिल्कुल, फिर 1 2 होता है और फिर आपका 1 3 होता है, ठीक है। मैं 2 रो करूँगा, फिर 2 1 भी बताऊँगा, 2 2 भी बताऊँगा, 2 3 भी बताऊँगा। कमेंट्स के अंदर आप लोगों को 3 1 3 2 और 3 3 बताना है। अब बताओ 1 1 का क्या मतलब है सर, ये है 1 1 का मतलब, पहली रो पहला कॉलम, सिंपल। तो 3 0 और 1 को करना है, तो 3 1 काम 3, 0 को 2 से करो 0, और -1 को 4 से करो -4, ठीक है, हो गया। अब इसी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, अब जब आप 1 और 2 पे जा रहे हो, मतलब इस एलिमेंट पे, तो आपकी रो तो फर्स्ट ही रहेगी और कॉलम आपका सेकंड रहेगा, क्लियर। तो इस वाले को 3 को आपको 2 से करना है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है भाई। और 0 को 9 से करना है, 0 हो गया। -1 और 1 से करेंगे तो -1 हो गया। अब सिमिलरली रो तो वही रहेगी, कॉलम थर्ड वाली आएगी, तो 3 1 जा 3, और बाकी देखो 0 × 0 -1 × 0, तो 0 0 ही आ जाएगा, बिल्कुल। अब जब आप सेकंड रो में एंटर करोगे, ये आपकी सेकंड रो है ना भाई, तो सेकंड रो के अंदर अब आप ये वाली रो को उठाओगे, ठीक है, और कॉलम 1 बाय 1 चलेगी भाई, ठीक है। आ जाओ, अब देखो भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 1 से, 2 1 जा 2, फिर 1 को 2 से, 2 1 जा 2,
फिर 2 को 4 से, तो 2 4 जा 8 हो गया। अब सिमिलरली इसे आप जब हटा दोगे तो अब आपकी सेकंड कॉलम आ जाएगी, तो फिर 2 को 2 से करोगे, 1 को 9 से करोगे और 2 को 1 से करोगे, फिर आपकी थर्ड कॉलम आ जाएगी, 2 1 जा 2 हो गया और बाकी तो आपका ज़ीरो ही है। ठीक है भाई, तो अब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ये आप मुझे बताएंगे। देखो इसका कितना बन गया -1, इसका कितना बन गया 5, इसका -3, इसका क्या बन गया 8 और 4 12, इसका क्या बन गया 15 और ये आपका -2। तो ये मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, आप प्रॉपरली इसे लिखेंगे, ये हटा देता हूँ मैं, आप प्रॉपर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे फाइनली क्या आएगा। -1 5 -3 12 15 और -2। लास्ट थर्ड वाली रो मैंने आपके लिए छोड़ दी है क्योंकि अब इसको आपको उठाना है और 1 बाय 1 कॉलम्स को कैरी करना है, तो मुझे इसका और इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये 3 आंसर्स हमें बताने हैं 1 बाय 1। ओके, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स लिखी है 5 2 1 और 3, ठीक है, अब 1 बाय 1 समझते चलना। जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई थी, कमेंट बॉक्स के अंदर इन तीनों एलिमेंट्स को आप फिल करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ए मैट्रिक्स अगर मेरे पास लिखी है और हमसे बोला है फाइंड A² माइनस का 5A प्लस का 6i। ठीक है, अब A² माइनस का 5A प्लस का 6i मेरे से पूछा गया है। ठीक है, i का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर A² की बात करें, अब A² का क्या मतलब होता है, अब यहीं पे असली मिसकंसेप्शन जो बच्चे को होती है वो दूर करनी है। बच्चे को क्या लगता है कि भाई A² का मतलब है कि भाई 5 2 1 3 है, इसका स्क्वायर कर दो। तो क्या ऐसे कर देंगे हम, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। बिल्कुल भी नहीं, स्क्वायर का कतई ये मतलब नहीं होता। अब सर ये मतलब नहीं होता तो फिर क्या मतलब होता है, तो स्क्वायर का मतलब और ज़्यादा सिंपल होता है। कैसे, a इंटू ए। कैसे लिखते हैं हम इसे, a इंटू ए। आपको एक एक वैल्यू को करना पड़ेगा, कोई एक्चुअल स्क्वायरिंग क्यूब नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर, इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है भाई, अब A² मतलब a इंटू ए, तो 5 2 1 3, फिर अगला भी आएगा 5 2 1 3। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आ जाओ, इसको इससे कर दो, 5 5 25, 2 1 जा 2, तो ये प्लस हो गया। वही चीज़ जो अभी पीछे सीखी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इस 5 को 2 से कर दो, 5 2 जा 10 हो गया, और फिर 2 को 3 से कर दो, ये 6 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, तो 1 को 5 से कर दो, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, सिंपली इस तरीके से चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो 5 5 25 और 2 1 जा 2 हो गया। फिर आपको फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम करना है, तो 5 2 जा 10 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि 1 इंटू 5 और 3 इंटू 1, सिंपली इस तरीके से चलते जाओ, बात क्लियर हो जाएगी। ओके, आ जाओ। अब आपको ये देखना है कौन सा एलिमेंट है, 2 2 एलिमेंट है, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये आपका सेकंड रो ये होती है और सेकंड कॉलम ये होता है। तो 1 को आप 2 से करोगे, 2 1 जा 2 हो गया, और 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। बिल्कुल, अब मल्टीप्लाई करिए, 25 और 2 कितना हो गया, 27। ओके, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 और 2 और 9 हो गया आपका 11। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि स्क्वायर्स के अंदर चीज़ों का क्या ध्यान देना है वो सुनो आप। स्क्वायर का क्या ध्यान देना है, स्क्वायर के अंदर जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है कि स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप 5 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको a इंटू ए करा दिया, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये A² आ गया तो इसका क्या सीन है सर, आ जाओ देखो। अब A² है, माइनस का 5A है, प्लस का 6i है। ओके, अब यहाँ पे A² की वैल्यू कितनी आई है, मैं उठा के रखता हूँ, 27 16 8 और 11, 27 16 8 और 11। ठीक है, और माइनस का 5 है। A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू है हमारे पास 5 2 1 3, 5 2 1 3 प्लस 6। I की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1। ठीक है,
अब इसके बाद आपको मल्टीप्लाई और माइनस प्लस का सीन मैंने सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर भी, आप जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं कवर करा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। 5 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 सिंपली। और उसके बाद आप इस 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर आपको बता देगा यार कि वो आई का मतलब आइडेंटिटी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 6 का 6 हो गया क्लियरली। अब एक बार चाहो तो एक साथ कर लो, चाहो तो सेपरेट करके भी आप इसे कर सकते हो। कहने का मतलब है जैसे 27 है, माइनस में आपका 25 है, प्लस का आपका यहाँ 6 है, फिर यहाँ से आप 16, माइनस का 10 और प्लस में आप यहाँ से 0 उठा सकते हो, फिर यहाँ से आप 8, माइनस का 5 और फिर यहाँ से प्लस का 0, फिर यहाँ से 11, माइनस का 15, प्लस का 6। क्लियर है। अब यहाँ देखो भाई, 27 में से 25 गए 2, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया सर। 16 में से 10 गए 6 हो गया, 8 में से 5 गए 3 हो गया, और 11 और 6 17, 17 में से 5 गए 2 हो गया। तो सिंपली इस तरीके से अपना आंसर आता है। पेपर में कई बार बोलता है शो दैट दिस इज़ अ जीरो मैट्रिक्स, तो वो शो दैट वाला सीन है, तो वो अलग केस है। अभी जो मैंने केस आपको करवाया इसमें वैल्यू निकालनी होती है। मैं सिंपली जैसे एक क्वेश्चन अगर आपके लिए लिखूँ कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 8 है तो फाइंड ए क्यूब, तो क्या आप ए क्यूब की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल। आपको करना क्या है, पहले ए इंटू ए कर ए स्क्वायर निकाल लेना है सिंपली। उसके बाद ए क्यूब के लिए जो भी ए स्क्वायर का फाइनल आंसर आया होगा उसको आपको वापस ए से इंटू करना ताकि वो क्यूब बन पाए। तो मेरे हिसाब से मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर क्यूब का क्या सिनेरियो होता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई होप मैट्रिक्स की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई के बारे में आपको पता लग गई। अब बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ऐसे और क्वेश्चनों की तो जाकर आप ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ऐप पे क्वेश्चन इसके अपलोडेड हैं, वहाँ आपको प्रैक्टिस शीट इसकी मिल जाएगी। और टाइम टेबल फिर से एक बार मैं बता दूँ, अगर आप नए हो वीडियो पर, तो TTS में मैं आपको मैथ्स कराने आता हूँ जो कि अक्टूबर या एंड तक या मिड ऑफ नवंबर तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा। अब बिना किसी देरी के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो पहली मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर मैंने सिर्फ वो लिखी है जो एक्चुअल में एप्लीकेबल होती हैं, बट एक मैं बताना चाहूँगा कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। सर ये कम्यूटेटिव क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो ये हमेशा बराबर नहीं होता। सर ऐसा क्यों नहीं होता? भाई ऑर्डर का फ़र्क पड़ जाएगा ना। अगर 2 इंटू 3 है और 3 इंटू 4 है ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि 3 सेम है, बट अगर मैं बी इंटू ए करूँ जैसे 3 इंटू 4 और 2 इंटू 3 तो ये बराबर हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होता। जनरली नॉर्मल नंबर से हम कहते हैं कि 2 इंटू 3 करो 6 आ जाएगा और 3 दूनी 6 करो तो भी 6 आएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता क्योंकि सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, मैट्रिक्स के ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर आता है। बट ये एसोसिएटिव होता है क्योंकि एसोसिएटिव के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ABC और ABC ही लिखा होता है। बस फ़र्क क्या है, या तो आप पहले AB को कर लेते हो, इसी के ऊपर भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, या तो पहले आप AB को कर लेते हो या पहले आप BC को कर लेते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट है। सारी देखो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर रहनी चाहिए। जैसे मैं B+C लिख रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए B और C कब प्लस होते हैं। तो B+C इंटू में A लिखा है और यहाँ पर AB और AC लिखा है, तो कहने का मतलब सिंपली यही है कि आप B+C करने के बाद A से इंटू करो या AB + AC करो, सेम सिनेरियो दोनों केसेस में बैठता है, ठीक है। वहीं अगर मैं A इंटू आइडेंटिटी करूँ या आइडेंटिटी इंटू ए करूँ आंसर ए ही आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइडेंटिटी एक तरीके से 1 का काम करता है। जैसे 5 एकम 5 होता है ना, वैसे ए इंटू आइडेंटिटी ए ही होता है और आइडेंटिटी इंटू ए बोलो तो भी ए ही होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज हमारे एग्जाम में कई बार MCQ में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए बस। चलो अब इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी कहीं से भी मल्टीप्लाई शुरू करो, मैं स्टार्टिंग से ही करूँगा। एक्स की वैल्यू बतानी है, सिंपली दिखाई दे रहा है। तो देखो भाई 1 2 1 और यहाँ पे आ गया 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 0 2 x, ओके, और ये O है। अब इस वाले को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। सर सिंपली अभी आपने जो सिखाया वही करें क्या? हाँ भाई बिल्कुल ही वही करना है, नथिंग चेंज, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं करना। देखो ये आपके 1 इंटू 3 हो गई, यानी 1 रो 3 कॉलम, और ये 3 इंटू 3 हो गई। इसकी बात अभी मैं बाद में करूँगा। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1 इंटू 3 की बनेगी, बिल्कुल। तो पहली रो पहला कॉलम, तो देखो 1 इंटू 1, 2 2 जा 4 और 1 इंटू 1। फिर फर्स्ट को सेकंड से करो, 1 इंटू 2 2 हो गया, और 2 इंटू 0 1 इंटू 0 ये होगा ही नहीं। फिर इसको इससे कर दो भाई 1 इंटू 0 और 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2,
तो लो भाई ये आ गई वैल्यू। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो 0 2 x आ रहा है और बराबर में 0 मैट्रिक्स आ रही है। अब इनको ऐड कर लो, 4 5 और 1 6 हो गया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सिंपली। सर कैसे भाई, ये फिर से 1 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 1 है। ध्यान से देखो 3 रो और 1 कॉलम है, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो सिर्फ 1 इंटू 1 का आएगा, विच इज़ इक्वल टू ओ का मतलब 0 मैट्रिक्स। आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब इस 6 2 4 को 0 2 x से मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही हो जाएगी तो 0 इंटू 6 0 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा और 4 इंटू एक्स 4x आएगा। ठीक है, इसको पीछे लिख लेते हैं, आ जाओ। 0 + 4 + 4x, ठीक है। अब बाय इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का अगर मैं प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाता हूँ तो 4 + 4x को मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ, बिल्कुल। अब 4x की वैल्यू -4 के इक्वल आती है, तो x का आंसर -4/4, इसका मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिंपली ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे है भाई, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, करना तो फिर भी इससे पड़ेगा, बट ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो a को या तो आप b से करो, b को या तो c से करो, a को डायरेक्ट आप c से नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर भाई आप बोर्ड्स के साथ साथ कोई CUET की तैयारी करना चाहता है, IB मैट की तैयारी करना चाहता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहता है, मतलब कोई भी एंट्रेंसेस फोड़ना चाहता है, तो हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और इसके अंदर खास बात क्या है कि भाई इसी कोर्स से ऑल इंडिया रैंक CUET 1 आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोर्स एक नंबर है। फिर भी आप लोगों को हम मनी बैक गारंटी देते हैं, जाइए 5 दिन कोर्स को पढ़िए और उसके बाद भी अगर आपको कोर्स अच्छा ना लगे तो आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। इसका मतलब 5 दिन के अंदर अपने कोर्स के पैसे आपको वापस हो जाते हैं, ठीक है भाई। और ऐसा तो यार कहीं नहीं मिलने वाला आपको, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आ जाओ, अब बात करें हम लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर की, तो वो आपको मिलते ही हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं और बुक्स मिलती हैं जो आपके घर पर डिलीवर हो जाती हैं, और डाउट सपोर्टिंग जो आपका बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में नहीं, आप जाकर इस नंबर पे बात कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, MCQ बोल रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, ये कैसे पूछा जाता है, तो इसको करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैट्रिक्स के अंदर जब भी आप कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हो, तो आप अगर जैसे मान लो आपको भी पता है प्राइस को अगर हमें किसी चीज़ से कैलकुलेट करना है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा, तभी टोटल अमाउंट आएगा। तो मैट्रिक्स के अंदर कभी अगर आप प्राइस को रो मैट्रिक्स में लिख रहे हो इस तरीके से, तो याद रखना क्वांटिटी को हमेशा कॉलम वाइज लिखना। अब जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट रो वाइज आएगा और इंटरेस्ट कॉलम वाइज आएगा, इस बात को समझ लो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, रो और कॉलम। सर इसका मतलब और अच्छे से बताता हूँ। देखो, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड में 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो लेट कर लो, लेट द इन्वेस्टेड अमाउंट, अब आपको पता है टोटल मिला के 30,000 रुपये करने हैं ना भाई, तो एक को आप x मान लो, ठीक है, और दूसरे को आप 30,000 माइनस x मान लो, क्योंकि कुल मिला के 30 है ना, तो अगर एक में 10 रुपये हो गए तो दूसरे में तो 30,000 माइनस 10 होगा, एक में 5,000 होगा तो दूसरे में 25,000 होगा, माइनस ही करना पड़ेगा। तो इसको अमाउंट को आप A मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, x और 30,000 माइनस x, ये मैं कह रहा था, ये रो मैट्रिक्स बन गई हमारी, ठीक है। अब उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर एनम फर्स्ट बॉन्ड पे, और इंटरेस्ट 7% का मिल रहा है सेकंड बॉन्ड पे पर ईयर, ठीक है। तो लेट द इंटरेस्ट रेट 5% एंड 7%, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया आपका 5% और 7%, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपको बताना है 30,000 को कितने अमाउंट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जो उससे होने वाली इंटरेस्ट इनकम है वो 1,800 रुपये हो जाए। तो देखो भाई, जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे आता है, अमाउंट इनटू प्रिंसिपल का रेट, जो भी आपका इंटरेस्ट का रेट होता है वो लगाने से आप लोगों का इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर अमाउंट की मैं बात करूँ तो वो x और 30,000 माइनस x था। अब देखो मैंने अभी आपको एक बात कही थी ना, रो वाइज, तो ये है वो रो वाइज वाली बात, ठीक है। और इंटरेस्ट देखो कॉलम वाइज लिखा होगा आपने, 5% और 7%, देख सकते हो। ये चीज़ मैं आपको कह रहा था ताकि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल बने, और इंटरेस्ट आपको 1,800 मिला है, देख सकते हो। आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट मैट्रिक्स बैठेगी। देखो ये 1 इंटू 2 की है और ये 2 इंटू 1 की है, तो आप देखो 2 और 2 सेम हो गया, तो 1 इंटू 1 बन जाएगा, और ये 1 इंटू 1 ही है, तो एग्जैक्ट बैठेगी। बस आपको पहली रो वाइज और दूसरी कॉलम वाइज लिखनी है, बताए शर्त कि आपका प्राइस क्वांटिटी अमाउंट इंटू ये इस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए।
अब मल्टीप्लाई कैसे करें सर? भाई सिंपल है, 5% को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x अपॉन 100 आएगा, 7% को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 अपॉन 100 आएगा, और 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800 यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट सर कैसे? अब जब दोनों इक्वली हैं और 1 ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है तो आप 5x प्लस 7 30,000 माइनस x अपॉन 100, डायरेक्ट दोनों के बेस में 100 है, इक्वल टू 1800 लिख सकते हो। और इसकी कैलकुलेशन सर 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x और इक्वल टू 1800 और फिर 00। ठीक है, 5 में से 7 गए माइनस का 2, और देखो ये 2,10,000 है और ये 18 यानी 1,80,000 है। माइनस करने पे माइनस का 30,000 आएगा, कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। अब ध्यान से सुनो, आपने बोला था इन्वेस्टेड अमाउंट x रुपीज़ और 30,000 माइनस x होगा, तो भाई टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सिंपली मेरे को दिखाई दे रहा है, एक तो 15,000 होगा और दूसरा भी 15,000 ही होगा। ऐसा क्यों कि दोनों 15,000 ही आ रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है ना कि अगर एक में 15,000 इन्वेस्ट हो गए और टोटल 30,000 है तो दोनों के मिला के 15,000 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक को माइनस करके। अभी भी नहीं समझे? अरे यार 30 रुपये में से 15 एक जगह इन्वेस्ट हो गए तो बचे हुए 15 दूसरी जगह इन्वेस्ट होंगे, सिंपल वर्ड्स। ठीक है, चलिए तो अब ये एक प्रकार का MCQ क्वेश्चन भी होते हैं जो मल्टीप्लाई में परेशान करते हैं, उसको और सीख लेते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई का टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर इसे क्वेश्चन बनाना शुरू करिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे काफ़ी सारी मैट्रिक्स है और उनके ऑर्डर दे रखे हैं। एक्स के ऑर्डर ये रहे, वाई के ये रहे, जेड के ये रहे, डब्ल्यू के ये और पी के ये। तो आपको इनका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये सारी वैल्यू बताकर आपको पहला क्वेश्चन यही है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले पी के ऑर्डर क्या हैं सर? पी के ऑर्डर हैं लास्ट वाले पी के। ठीक है, और पी के बाद वाई के ऑर्डर क्या हैं? वाई के जो ऑर्डर हैं वो हैं 3 इंटू के। ठीक है, और प्लस डब्ल्यू के ऑर्डर क्या हैं? डब्ल्यू के ऑर्डर हैं आपके n इंटू 3। ओके, और वाई के ऑर्डर क्या हैं सर? वाई के फिर से वही ऑर्डर होंगे 3 इंटू के। ठीक है भाई, चलो अब देखो भाई, आपको पता है दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होती हैं सर? जब मल्टीप्लाई होते हैं जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो। तो k की वैल्यू 3 आ गई, नो डाउट। और आपको पता है p और y मल्टीप्लाई कब होंगे? जब p इंटू के बनेगा। देखो ना इस प्रकार से, ये तो इक्वल होते हैं पर नए ऑर्डर ये बनते हैं। फिर डब्ल्यू वाई आ गया, अब 3 इंटू 3 तो सेम हो गया, अब n इंटू के हो गया। अब दो मैट्रिक्स ऐड कब होती हैं? जब उनके पूरे ऑर्डर ही सेम होते हैं। मतलब p जो है वो n के बराबर और k तो k के बराबर है ही, तो n किसके बराबर आ गया? p के। तो ये दो कंडीशन अगर बन रही हैं तो ये कंडीशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो लो भाई, पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें k 3 है और n p के इक्वल है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन भी यही है, 7x माइनस का 5z। अच्छा 7 और 5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक सिंपल नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो दो नंबर माइनस कब होते हैं सर? x के ऑर्डर हैं 2 इंटू n, वेरी गुड, और z यानी z की वैल्यू है 2 इंटू पी। तो देखो भाई दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम टू सेम। तो दो तो इक्वल है ही और n भी p के इक्वल है, क्वेश्चन ने बोला है। तो आपको बताना नए ऑर्डर क्या बने। तो नए ऑर्डर बने या तो आप 2 इंटू n बोल लो या 2 इंटू पी बोल लो, दोनों सेम ही बात है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है बी, 2 इंटू एन। तो n बोलो या 2 इंटू पी बोलो, एक ही बात है। p इंटू 2 गलत होगा क्योंकि p पहले नहीं, p बाद में है। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन की पूरी कहानी सेट हो गई अपनी, अच्छे से मल्टीप्लाई आगे जाके 4-5 क्वेश्चन कर लो और बात बन जाएगी। और ये वाले क्वेश्चन ज़रूर करना जो कि ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए, ये पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर बता देना, क्योंकि डेली नहीं TTS में 4 बजे मैथ क्लास में आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, बाय बाय बच्चों।